चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमारा टॉपिक है, अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट होंगे प्रैक्टिकल करने के काम आएंगे। जैसे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, मतलब कि आप 10 का शेयर जो है वो 12 रुपए में बेच रहे हैं, या मतलब ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो 10 का शेयर आप अगर 12 में बेचते हैं तो आपको यहाँ 2 रुपये का प्रॉफिट है। ध्यान रखना, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल 3। आपको पता है अगर यहाँ की जो 3 एंट्रियों का लॉजिक है वो सेम है, पहले आप ड्यू करेंगे फिर आपको रिसीव होगा। बट जब एप्लीकेशन की बात करें तो बैंक में पैसा पहले आता है, इट मीन्स एप्लीकेशन का लॉजिक अलग है। अब हम दोनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पे होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगी, प्रीमियम अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल पे होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगी। समझने के लिए इस एक समझते हैं। जैसे 10 का शेयर आपने 12 में बेचा है, और मान लेते हैं प्रीमियम 3 3 3 और 3, और ये प्रीमियम मान लेते हैं एप्लीकेशन पे है। तो जब फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसमें 3 रुपये और 3 रुपये लिखना है आपको। बैंक के साथ आपको प्रीमियम नहीं दिखाना है, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में क्लियर नहीं है कि आपको शेयर अलॉट करेंगे या नहीं करेंगे। बट जब सेकंड एंट्री होगी एप्लीकेशन की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे 3 रुपये से, प्लस टू शेयर कैपिटल में 2 रुपये, टू शेयर कैपिटल में 1 रुपया जाएगा, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2 रुपये ट्रांसफर होंगे। तो इस तरीके से एप्लीकेशन में जब फर्स्ट एंट्री होती है वहां पर प्रीमियम नहीं दिखाते हैं, बट सेकंड एंट्री में जब मालिक बनाते हैं वहां पर प्रीमियम दिखाते हैं। बट अगर अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल पे होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगी। एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट कॉल पे आपका 2 रुपये का प्रीमियम है। इट मीन्स शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे आप 3 रुपये से, क्योंकि आपको 3 रुपये लेना है। 3 में से 2 रुपये का प्रीमियम है और 1 रुपये मालिक के हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 3 से होगा, टू शेयर कैपिटल में 1 रुपये जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपये जाएगा। इसका मतलब ड्यू के टाइम पर जब आप मालिक बना रहे हैं, जब आपको प्रीमियम दिखाना है, फिर आप फोन करेंगे और फर्स्ट कॉल की किस्त मांगेंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो 3 रुपये से डेटर है तो आपको 3 रुपये देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3 रुपये से, टू शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपये से। इस तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम का सिंपल सा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट वैसे तो नॉर्मली सेक्शन अलाउड नहीं करता, बट एक ध्यान रखनी है आपको बात, कि एक कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट अ डिस्काउंट अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर। मतलब एक स्वेट इक्विटी शेयर आप मान सकते हैं, जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को थोड़े से कम रेट पे शेयर देती है, देन उसे स्वेट इक्विटी शेयर बोला जाता है। तो ये आप इसे एक तरीके से याद रख सकते हैं कि नॉर्मली डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है, बट इन इस केसेस में ओनली अलाउड है। नेक्स्ट टॉपिक है शेयर इशू फॉर अदर देन कैश। तो इसको समझने के लिए सिंपल से समझते हैं। पहले सबसे पहले आप किसी कंपनी से एसेट्स खरीद के लाएंगे, तो एसेट्स खरीद के लाएंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड टू वेंडर, वेंडर मतलब जिससे आपने खरीदा, आपकी लाइबिलिटीज बनती है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है बात, मान लेते हैं आपने एसेट्स भी खरीदी है और लाइबिलिटीज भी खरीदी है। जितनी एसेट्स खरीदी हैं आपने, उसका टोटल है 5 लाख रुपीज, और जितनी लाइबिलिटीज आपने खरीदी हैं, मतलब लाइबिलिटीज जिस कंपनी की ली है वो है 1 लाख रुपीज। बट आपको पेमेंट कितनी करनी चाहिए थी, 4 लाख। ये 4 लाख जो है वो परचेज कंसिडरेशन है। बट मान लेते हैं आपकी जो डील फाइनल हुई है 4 लाख की जगह 3.5 लाख में हुई है। इसका मतलब यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 50,000 रुपये का, ये आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 4 लाख की जगह बनते 4 लाख है, लेकिन आप उसे 7 लाख रुपीज दे रहे हैं, 3 लाख रुपए फालतू दे रहे हैं। इट मीन जो 3 लाख रुपए जो आप फालतू दे रहे हैं, ये आपका लॉस है। लॉस इस कॉन्सेप्ट में गुडविल के नाम से आएगा, एंड यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ये कैपिटल रिजर्व के नाम से आएगा। उसके बाद जब फर्स्ट एंट्री होती है एक बार वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये आपको दिख रहा होगा। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री सिर्फ जहां पर आप एसेट्स खरीदेंगे, जहां पर ना तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व है, ना तो यहाँ पर गुडविल है। नेक्स्ट एंट्री में देखिए जहां पर आप मतलब जो परचेज कंसिडरेशन मोर देन द नेट एसेट्स है, जो मैंने अभी आपको बताया कि बनते 5 लाख है, बट आपने पेमेंट करी है 6 लाख की। इसका मतलब ये हुआ कि सन्ड्री एसेट्स आप पे आ रही है, एसेट्स बढ़ रही है, डेबिट हो जाएगा आपका। प्लस आपने लाइबिलिटीज भी खरीदी होंगी तो लाइबिलिटीज भी क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि वो अब आपकी लाइबिलिटीज बन गई। प्लस वेंडर में जितनी में डील आपकी फाइनल होगी वो यहाँ पर आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन में, और जो फालतू पैसा आपने दिया है वो आ जाएगा गुडविल में। इसको समझने के लिए इसमें एक बार अमाउंट फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एसेट्स खरीदी है 1 लाख की, प्लस आपने लाइबिलिटीज खरीदी है 30,000 रुपए की।
तो 1 लाख प्लस में से 30 हजार गया, आपको 70 हजार रुपये देने चाहिए, बट आपकी जो डील फाइनल हुई है वो 1 लाख की हुई है, मतलब आपकी लाइबिलिटीज बनती है वेंडर के लिए 1 लाख रुपए की। तो आप देखिए देने आपको 70 हजार चाहिए, प्लस आपकी डील 1 लाख में फाइनल हुई है, तो यहाँ पर आपको 30 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है, जो आपने यहाँ पर गुडविल अकाउंट में दिखाना है। सेकेंड एंट्री आपको ध्यान रखनी है, when the purchase consideration is less than the net assets, मतलब आप जो पैसा दे रहे हो वो जितने की एसेट लिए उससे कम लिए, तो आपको फायदा हो जाएगा, फायदे आप पे क्रेडिट होते हैं। इसलिए आप देखिए यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आपका क्रेडिट हुआ है, ये बैलेंस निकल जाएगा आपको माइनस करके, और ऐसे गुडविल आपका लॉस होता है, इसलिए डेबिट हो रखा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा वेंडर है, जो हमारी लाइबिलिटी से जिससे हमने सामान या बिजनेस खरीदा है, हम इसे पैसे दे सकते हैं, कुछ पैसा पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं 5 लाख था इसका वेंडर के प्रति हमारी लाइबिलिटीज 5 लाख की थी, इसमें से आप 2 लाख की उसको पेमेंट कर रहे हैं। जब आप इसे 2 लाख की पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी, बैंक से आपके पैसा जाएगा, एंड आपकी जो लाइबिलिटी से कम होगी, तो पेमेंट करने की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू इसकी एक जब हम एक्चुअली में यहाँ पर आपने देखा कि हमारी जो 5 लाख की लाइबिलिटीज थी, आपकी लाइबिलिटीज 5 लाख की थी, तो आपकी वेंडर के प्रति 5 लाख की लाइबिलिटी से अपने 2 लाख की इसको पेमेंट कर दी, आपकी जो रिमेनिंग लाइबिलिटी है वो 3 लाख की है। तो सबसे पहले अदर देन कैश में आपको ध्यान रखना है कि अदर देन कैश का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपने उनका बिजनेस खरीदा है, बट आपने उन्हें पैसे ना देके शेयर दिए। इसका मतलब शेयर इशू करने पर पैसा आता था, बट यहाँ पर आपके पास शेयर इशू करने पर एसेट्स आई है। तो आपको हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल्स में है, तो आपको ध्यान रखना है नेट लाइबिलिटीज अपॉन में इशूड प्राइस, नेट लाइबिलिटीज अपॉन में इशूड प्राइस। इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो रिमेनिंग लाइबिलिटीज है पेमेंट करने के बाद, वो है, एज्यूम कर लेते हैं 3 लाख रुपीज। चलिए नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख आपके नेट लाइबिलिटीज। अगर मान लेते हैं 10 का शेयर आपने 20% प्रीमियम पे दिया है, तो ध्यान रखना जब भी प्रीमियम परसेंटेज में होता है वो फेस वैल्यू पे निकलता है, तो 10 का 20% 2 रुपये होता है, तो 10 का शेयर आप 12 में इशू कर रहे हैं, तो 3 लाख डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। अगर 10 का शेयर आपने 10 में दिया होता तो यहाँ 10 से डिवाइड करना है। तो सिंपल सी बात है, इसकी एंट्री ये होगी, जब आप उन्हें शेयर दोगे, तो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं, वैसे फ्रैक्शन में आएगी ये फिगर, तो हम मान लेते हैं आपको समझाने के लिए कि नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं 10 हजार, और 10 का शेयर आपने 12 में इशूड किया था। एक्चुअली में उस एग्जांपल में अलग आएगा, बट आप ये असूम करके चलिए कि 10 हजार आया हुआ है। तो देखिए वेंडर आपका क्रेडिट हो रखा था, अब आप उसको शेयर दे रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा पूरे से, जितने की उसके प्रति लाइबिलिटीज आपकी बनती है। टू, आप यहाँ मालिक बनाने जा रहे हैं, तो टू शेयर कैपिटल, मालिक बनता है फेस वैल्यू से, 10 हजार मल्टीप्लाई 10, 1 लाख रुपए आ जाएगा। एंड टू एसपीआर, आपका यहाँ पर फायदा हो रहा है, एंड एसपीआर आपका कितने का फायदा है, 2 रुपए का, तो 10,000 मल्टीप्लाई टू 20,000। इस तरीके से यहाँ 1 लाख और 20, और या वेंडर की जो आपकी लाइबिलिटीज होगी वो मैच कर जाएगी, वो 1,20,000 ही आ रही होगी। इस तरीके से ये अदर देन कैश का टॉपिक है। चलिए हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का थोड़ा सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब है कि जहां पर आप एक्चुअली में पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को अपने शेयर या प्रोस्पेक्टिस इशू नहीं करते, किसी एजेंसी को अपॉइंट कर देते हो कि एक काम करो सर, आप मेरे शेयर बिकवाना, और शेयर बिके या ना बिके ये आपकी जिम्मेदारी है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पर मीनिंग है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे एज्यूम कर लेते हैं आपने मार्केट में शेयर इशू किए 10,000, बट वहां से रिक्वेस्ट आई है 8,000, मतलब आप बेचना तो 10 हजार शेयर चाहते थे, बट लोगों ने आपके पास जो रिक्वेस्ट करी है वो 8,000 की ही है। इट मीन सिंपल से आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने आपकी जितने शेयर्स हैं वो इतनी इजीली तरीके से इशू नहीं हो पा रहे हैं। डेट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। आपको जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 8,000 के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि अब आपके पास जो रिक्वेस्ट आई है 8,000 के अकॉर्डिंग आई है, और पेमेंट भी आप पे 8,000 के अकॉर्डिंग है। इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। और जस्ट उसका अपोजिट है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि 10,000 शेयर्स के लिए आपने मार्केट में इशू किया था, बट लोगों ने आपको अप्लाई कर दिया 30,000 शेयर्स के लिए, मतलब आपकी जो मार्केट वैल्यू है
जो आपकी गुडविल है वो बहुत ही अच्छी है, डेट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। इसके लिए मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो अभी आज या कल में अपलोड करूंगा, जिसमें एक फुल एक सीबीएसई का क्वेश्चन जो केस स्टडी है वो कराऊंगा, जिसमें से कंफर्मेशन पूरे 100% चांसेस से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा केस स्टडी का, 6 to 8 मार्क्स जो भी मार्क्स होते हैं उसके। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो आप जरूर देखिएगा, प्लस उसमें मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो आपको भी उसको रिटर्न में सॉल्व करना है, क्योंकि इस बेसिस पे आपके एमसीक्यू आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कॉस्ट इन एरियर। कॉस्ट इन एरियर का मतलब है कि कस्टमर आपको कुछ कॉस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो कॉस्ट इन एरियर करने के दो तरीके में एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, प्लस अलग से इसकी सेपरेट वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखी है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, फिर भी आप समझिए, जस्ट आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट रिमाइंड कराने के लिए। मान लेते हैं आपने 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10 का शेयर आपने 10 में इशूड किया है, किस्तें हैं 3, 2, 3 और 2। मान लेते हैं यहाँ पर 500 शेयर्स पे पैसा आपको नहीं मिला, इस बेसिस से बहुत सारे आपके एमसीक्यू हैं। तो मैं एक जस्ट फर्स्ट और सेकंड एंट्री में कोई एरियर नहीं है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 30 और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20 और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 20,000 और 20,000। बट अब जब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, जब आप फाइनल कॉल ड्यू करेंगे जो 2 रुपए की है और टोटल शेयर आपके 10,000 है, प्लस किस्त 2 रुपए की है, और हम मान लेते हैं कि इसमें से 500 लोगों ने पैसा नहीं दिया, इट इज कॉस्ट इन एरियर। और इसका मतलब 10,000 में से 500 शेयर से पैसा नहीं मिला है, तो 2 रुपए की किस्त है, तो आपका 1,000 रुपये हो गया कॉस्ट इन एरियर। और यहाँ पर 9,500 है जिन पे आपको पैसा मिला है, तो बैंक में आपके पैसे आ जाएंगे आपके 19,000। तो एंट्री करने के तरीके देखिएगा, ये अमाउंट याद रखिए या अपनी कॉपी पेन वगैरह पे लिख लीजिए कि 1,000 रुपीज़ आपका कॉस्ट इन एरियर है और आपके बैंक में 19,000 आ रहे हैं, और किस्त है 2 रुपए की। मैं इसकी सारी एंट्रियां करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका टू शेयर कैपिटल, 10,000 मल्टीप्लाई टू 20,000, 20,000। फिर बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 19,000, अभी आपने देखा था। एंड आपका कॉस्ट इन एरियर आपकी एसेट्स होती है, ये 1,000 रुपीज से डेबिट हो जाएगा, एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल आपका 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। प्लस ये था विद ओपनिंग, इसका एक विदाउट ओपनिंग है और में, जिसका मीनिंग है बैंक में तो आपके 19 ही आ पाएंगे, 19 लिख दीजिए आप। बट जब आप शेयर फर्स्ट कॉल को जैसे इसमें आप 20 से क्रेडिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 19 से क्रेडिट करना पड़ेगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसमें आपका कोई कॉस्ट इन एरियर नहीं दिख रहा, बट आप देख सकते हैं कि आपने डेबिट 20 से किया था, बट जो आपने क्रेडिट किया है वो 19,000 से किया है, तो ऑटोमेटिक 1,000 का एरियर है। तो विद ओपनिंग एंड विदाउट ओपनिंग, तो इसमें से आप कोई भी मेथड कर सकते हैं, और आपके एमसीक्यू में जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, कॉस्ट इन एडवांस। कॉस्ट इन एडवांस का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कुछ शेयर होल्डर बहुत अच्छे हैं, तो उनसे जब हम अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट मांगते हैं, तो उन्होंने क्या किया, बोला सर एक काम करिए, आप अलॉटमेंट के साथ साथ अपनी फर्स्ट कॉल भी लेकर चले जाइए। इसको भी समझते हैं कि एग्जाम्पल से 10,000 शेयर्स हैं टोटल, एक राम है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, और जो इंस्टॉलमेंट वो एज्यूम कर लेते हैं 3, 2, 3, 2 पार पे मान लेते हैं, पार का मीनिंग 10 का शेयर 10 में इशूड है। तो राम ने क्या किया कि जब हमने उससे अलॉटमेंट की किस्त मांगी, तो उसने अलॉटमेंट दिया, मतलब 500 मल्टीप्लाई टू 1,000 रुपीज उसने वो दिए, प्लस जो अगले 500 मल्टीप्लाई 3 जो बनता था, 500 मल्टीप्लाई 2 जो बनता था, तो टोटल इससे 1,000 रुपये यहाँ पर आ गए, यहाँ 1,500 रुपये आ गए, और यहाँ 1,000 आ गए। कुछ बच्चे आप पहले एंट्री समझिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री करेंगे आप, टोटल आपके 10,000 शेयर्स है और 2 रुपये की किस्त है, 20 और 20 हो गया। बट बैंक में ध्यान दीजिएगा, अब आपके 10 में से 9500 तो आपके नॉर्मल लोग हैं जो नॉर्मल पैसा देंगे, और जो 500 है वो कॉस्ट इन एरियर सॉरी कॉस्ट इन एडवांस के साथ साथ आपकी वाली कॉल भी देंगे। तो 9,500 मल्टीप्लाई टू नॉर्मल लोगों का पैसा आ जाएगा 19,000 रुपीज। तो ये बैंक में आ जाएगा, अलॉटमेंट की किस्त के जब बैंक की एंट्री होगी 19,000, प्लस ये 500 मल्टीप्लाई टू, ये 1,000 रुपीज देंगे ही आपको, प्लस 1,000 प्लस 1,500, एक मिनट, 19,000 आपके बैंक में आ जाएगा, प्लस वो आपको 1,000 रुपीज अपनी अलॉटमेंट की किस्त देंगे जो 2 रुपये थी, प्लस 500 मल्टीप्लाई 3, 1,500 रुपये अपनी फर्स्ट कॉल की किस्त भी अभी दे रहे हैं, एंड 1,000 रुपीज अपनी फाइनल कॉल की। तो ये पैसा तो आपका बनता था।
ये अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट है, वो तो 1000 रुपये उन्हें देने चाहिए थे, प्लस 19,000 वो लोग जो 9500 थे, प्लस 1500 हजार जो हमने अभी तक किस्तें नहीं मांगी थी उन्होंने दे दिया। इट इज कॉस्ट इन एडवांस। तो देखो बैंक पे कितने रुपए आएंगे, 19,000 प्लस 1 20,000 प्लस 21 प्लस 22 500 आपका बैंक में आ जाएगा। एंड से अलॉटमेंट तो आपका सिर्फ 20 से डेबिट था, तो क्रेडिट 20 से ही हो सकता है। तो कॉस्ट इन एडवांस सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल होगा। कुछ बच्चे इस 1000 को भी इंक्लूड कर देते हैं, बेटा ये तो हमने अलॉटमेंट की किस्त मांगी ही थी, जो उससे अगली जो दो किस्तें दी हैं 1500 1000, ये आपके लिए कॉस्ट इन एडवांस है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट इन एडवांस 2500। जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, तो आप ध्यान रखना ड्यू पूरे से करेंगे, बट बैंक में ये आपको 1500 रुपये नहीं मिलेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आपको दे चुका है। तो बैंक में जो पैसे आएंगे आपके पास, वो आएंगे आपके 9500 के हिसाब से आएंगे। जो अदर 500 वो आपको पैसा नहीं देगा क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका है। तो बैंक में इसके अकॉर्डिंग पैसा आएगा। बट अब कॉस्ट इन एडवांस जब आपको मिला था तो आपकी लाइबिलिटीज से आपने क्रेडिट किया था, अब वो यूटिलाइज हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट से। लेकिन आपको सारी फर्स्ट और फाइनल दोनों से नहीं, अभी आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री चल रही है जहाँ पर 3 रुपए की किस्त थी, जहाँ पर आपका फर्स्ट कॉल का पैसा 1500 रुपये यूज होना चाहिए। तो कॉस्ट इन एडवांस जो डेबिट होगा वो 1500 से होगा। जब फाइनल कॉल की बारी आएगी जहाँ पर आपका कॉस्ट इन एडवांस 1000 रुपये से यूज हो रहा है, देन वो 1000 रुपये से वहाँ पर डेबिट होगा। इस तरीके से कॉस्ट इन एडवांस का भी ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फोर फीचर ऑफ शेयर्स पे। जरा इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे एमसीक्यू हैं जो आप रिटर्न में सॉल्व जरूर करना। देखिए, फोर फीचर को समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि हम जो शेयर इशू करते हैं एट पार पे करते हैं और एट प्रीमियम पे करते हैं। डिस्काउंट का टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में। चलिए, 10 का शेयर 10 में इशू किया है एट पार, 10 का शेयर 12 में इशू किया है एट प्रीमियम। तो देखिए, अगर आपने 10 का शेयर 10 में इशू किया है तो ये किस्तें हैं 3 2 3 और 2। मान लेते हैं कस्टमर है जिसके पास हमारे 100 शेयर्स हैं, वो आपको फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा और वो आपको फाइनल कॉल नहीं दे रहा। आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एंट्री आप जो सुन रहे हैं लिख कर एक बार देखिए, क्योंकि टाइम लिमिट कम है इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के थोड़ा कम बता सकता हूँ। तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। चलिए आगे सुनिए। तो देखिए आप ध्यान से, आपने यहाँ तक पैसा मांगा हुआ है, जब भी तो पता चला उसने 100 शेयर पे पैसा नहीं दिया। तो यहाँ कॉल्ड अप जो है आपका वो है 10 रुपये। इसका मतलब आप 10 रुपये से उसको मालिक बना चुके हैं, मतलब आप 8 एंट्रियां कर चुके हैं। तो जब आप फोर फीचर करेंगे, फोर फीचर का सिंपल सा मतलब है जो शेयर आपने उनको दिए थे बट उन्होंने पैसा फर्स्ट और फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो अब वो पैसा देने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, उनसे अपना शेयर वापस दे रहे हैं। तो जब आपने उन्हें मालिक बनाया था तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, अब आपको शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। आपने देखिए पूरे 10 से मालिक बनाया है, 100 मल्टीप्लाई 10,000, शेयर कैपिटल डेबिट होगा 10 से। प्लस यहाँ पर 3 और 2 कॉस्ट इन एरियर है, तो कॉस्ट इन एरियर आपका 5 रुपये का हो गया, तो 100 मल्टीप्लाई 5 500 हो गया। तो ये आपका कॉस्ट इन एरियर डेबिट हो रखा है, तो अब वो आपको पैसा नहीं देगा, इसलिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। एक चीज और, यहाँ विद ओपनिंग और विदाउट ओपनिंग आपको देखना पड़ेगा। अगर मैंने कॉस्ट इन एरियर के थ्रू एंट्रियां की हैं तो मैं क्रेडिट भी कॉस्ट इन एरियर के थ्रू करूंगा। अगर मैंने विदाउट ओपनिंग किया है, जहां पर मैंने फर्स्ट कॉल की जगह फर्स्ट कॉल का ही नाम डेटर में रखा हुआ है, देन मैं यहाँ पर क्रेडिट जो करूंगा टू शेयर फर्स्ट कॉल करूंगा और यहाँ पर टू शेयर फाइनल कॉल करूंगा। ठीक है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल में 100 मल्टीप्लाई 3 300 आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 2 शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट हो जाएगा 500 से। और जो फायदा आपको, प्रॉफिट जो पैसा आपको मिल चुका है 5 रुपये, वो आपके लिए प्रॉफिट है जो चला जाएगा शेयर फोर फीचर में। अब एक एंट्री देखते हैं इसकी क्या होगी। ये अमाउंट आप लिख लीजिए, एंट्री देख लीजिए। शेयर कैपिटल डेबिट, टोटल आपने 10 से मालिक बनाया, 10 इंटू 100 आपके नंबर ऑफ शेयर्स। प्लस अगर आपने विदाउट ओपनिंग किया है तो शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो डेबिट में बैलेंस पड़ा है, शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो डेबिट में। इसमें आपके पैसे पड़े हैं, मान लेते हैं 1500 और 1000, सॉरी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा आपका 1000 रुपये से। एंड टू कॉस्ट इन एरियर वहाँ 5 रुपये का था, 5 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 100 1000 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 100 500 हो जाएगा। और जो पैसा आपको मिल गया उसका हम शेयर फोर फीचर का नाम देते हैं, टू शेयर फोर फीचर में चला जाएगा, 5 का फायदा मल्टीप्लाई 100।
अगर आप लोगों ने यहाँ कॉस्ट इन एरियर की जगह फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल किया है विदाउट ओपनिंग किया है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल जितने की किस्त है मल्टीप्लाई 100, टू शेयर फाइनल कॉल जितने की किस्त है उससे मल्टीप्लाई, बट फिर कॉस्ट इन एरियर अकाउंट नहीं आएगा। तो यहाँ तक की बात अगर आपको समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बात आपको ध्यान देनी है हमेशा कि कभी भी एसपीआर का प्रॉफिट, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का प्रॉफिट होता है, कभी भी शेयर फॉर फ्यूचर में ट्रांसफर नहीं होता है। इस चीज को ध्यान देना है आपने। अगर आपको एसपीआर मिल चुका है तो उसे आपको फॉर फ्यूचर के एंट्री में नहीं दिखाना है और ना ही उस फायदे को आपको शेयर फॉर फ्यूचर में ट्रांसफर करना है। अगर आपको एसपीआर नहीं मिला है, इट मीन्स वो क्रेडिट हो रखा होगा, तो अब वो मिलने की संभावनाएं भी बहुत कम है, तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। ये मैं केस डिस्कस करता हूँ। उससे पहले जस्ट एक बात और रीइशू की बात कर लेते हैं। रीइशू का मतलब होता है कि जो शेयर आपने छीने हैं, यहाँ पर एक चीज आपको कैपिटल रिजर्व निकालना, बहुत ध्यान से सुनना आप। रीइशू, अगर 10 का शेयर आपने फॉरफिट किए 100 शेयर्स, आप इसमें से रीइशू कर रहे हैं 70 शेयर्स। अभी आप रीइशू दोबारा से बेच रहे हैं, बट 30 शेयर अभी आप नहीं बेच रहे हैं। तो देखिए, मान लेते हैं 10 का शेयर आप 9 में रीइशू कर रहे हैं, तो बैंक में पैसा जो आने वाला है, आप कॉपी पेन लेके बैठे, मैं बोल रहा हूँ उस चीज को लिखें। बैंक में जो पैसा आएगा आप पे, 70 शेयर आप रीइशू कर रहे हैं तो 70 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि आप 9 का बेच रहे हैं, तो बैंक में जो पैसा आने वाला है वो 630 आएगा। प्लस आपको मालिक तो पूरे फेस वैल्यू से बनाना पड़ेगा, तो 70 मल्टीप्लाई 10, तो 2 शेयर कैपिटल में आएगा 700 रुपये। यहाँ पर आपका 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो उस नुकसान को, जो प्रॉफिट आपको हुआ है, जो शेयर फॉर फ्यूचर में आपका प्रॉफिट पड़ा था जो कि था 500 रुपीज, उसमें से आप एडजस्ट कर सकते हैं। 70 मल्टीप्लाई 1, 70 रुपये का नुकसान हुआ, तो एंट्री बनी। सुनिए, सिर्फ मैं लिख नहीं रहा। बैंक अकाउंट डेबिट 630 रुपये से, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 70 रुपये से, एंड टू शेयर कैपिटल 700 रुपये से। अब यहाँ तक तो एंट्री ठीक है कि आप अपने शेयर को रीइशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। एक्चुअली में तो अलाउड है नहीं डिस्काउंट पे, लेकिन आप सिर्फ कितने से मतलब इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे, वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ दोबारा से। 10 के शेयर पे आपके पास ऑलरेडी 5 का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो आपको एक शेयर पे जो फायदा हुआ था, जैसे अगर फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला है टोटल फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन में टोटल फॉरफिटेड शेयर्स, इसको लिख लें कहीं पर भी, लास्ट दिन पढ़कर जाइएगा, इनटू री इशूड शेयर्स, जितने आपने री इशूड किए हैं। अगर हम अपने एग्जांपल को देखें जो आपने अभी लिखा हो, तो कि 100 शेयर आपने छीने थे और आपको फायदा 5 रुपये का हुआ था, मतलब टोटल फॉरफिटेड अमाउंट 500 हो गया और टोटल फॉरफिटेड शेयर 100 हो गए, मतलब यहाँ पर आपको एक शेयर पे 5 रुपीज का प्रॉफिट है। मल्टीप्लाई आपने रीइशू किए 70 शेयर्स, तो आपको एक शेयर पे 5 रुपये का फायदा हुआ है, तो 70 शेयर पे 350 रुपये का फायदा होगा। तो इट मीन्स एक चीज तो क्लियर है कि आपको मैक्सिमम 5 रुपये का प्रॉफिट है, तो 10 का शेयर जो है आप 9 में बेच सकते हैं क्योंकि 1 रुपये का लॉस हो रहा है। 10 का शेयर आप 6 में भी बेच सकते हैं क्योंकि आप पे 5 रुपये का प्रॉफिट पड़ा है, 4 रुपये का लॉस भी यहाँ से कर सकते हैं। 10 का शेयर आप 5 में भी रीइशू कर सकते हैं क्योंकि 5 का प्रॉफिट आपके पास पड़ा है, बट 10 का शेयर आप 4 में रीइशू नहीं कर सकते क्योंकि 5 का प्रॉफिट तो आप यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, बट 1 रुपये के लिए आपको कंपनी के पास जाना पड़ेगा जो अलाउड नहीं है। तो प्रोविजन ये है कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो दिया जा सकता है वो उतना ही दिया जा सकता है जितना एक शेयर को फॉरफीचर करने पे प्रॉफिट होता है आपको। चलिए, तो एक बार रीइशूड में कैपिटल रिजर्व के अमाउंट के बारे में बात करें, तो आपने अपनी कॉपियों में लिखा होगा कि आपको 70 रुपीज का लॉस हुआ था। 10 का शेयर 9 में रीइशू किया था, तो आपको 70 रुपये का शेयर फॉरफिटेड डेबिट किया था आपने रीइशू के टाइम पर। तो एक चीज तो आपको ध्यान देनी है, 70 का नुकसान आपका हो गया है। आपका टोटल फायदा है 500, टोटल फॉरफिटेड है 100 शेयर, इससे एक शेयर का फायदा निकला, मल्टीप्लाई रीइशूड शेयर 70, तो आपका प्रॉफिट बनता कितना है 350 रुपये। उसमें से 70 रुपये का आपका नुकसान हो चुका है, तो माइनस करेंगे, 70 रुपये का नुकसान खत्म हो गया है, तो 280 रुपीज बचता है जो कैपिटल रिजर्व में थर्ड एंट्री में ट्रांसफर आपको करना है, जिसकी एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरीके से फॉर फ्यूचर का फायदा आपको निकालना है। इस तरीके से एक चीज ध्यान रखना है, ये था एट पार का। आप चलते हैं एट प्रीमियम की तरफ। अगर मैंने प्रीमियम पे रीइशू किया है तो दो केसेस हो सकते हैं, प्रीमियम मुझे मिल चुका होगा, प्रीमियम मुझे नहीं मिला होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 10 का शेयर 12 में है, किस्तें इस तरीके से हैं 3 3 3 और 3, और यहाँ पर है प्रीमियम, तो अगर ये किस्त मिल गई है
ये किस्त मिल गई, ये नहीं मिली और ये नहीं मिली। इट मीन्स देखिए, जब अलॉटमेंट मिल गया जहाँ प्रीमियम था, इसका मतलब प्रीमियम मिल चुका है आपको। प्रीमियम नोट रिसीव का सिंपल सा मतलब प्रीमियम आपको नहीं मिला। तो अगर आपको ये वाली अलॉटमेंट की किस्त अगर नहीं मिलेगी, इट मीन्स प्रीमियम नहीं मिला। अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर प्रीमियम मिल चुका है, जैसे एग्जांपल के लिए 10 का शेयर 12 में था, 3 3 3 और 3, 2 का फायदा था, किस्त कैंसिल कैंसिल। एक शेयर के तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मालिक तो फेस वैल्यू से बनाएंगे। तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा आपका 10 रुपए से। अब मैंने अभी बोला था कि जो प्रीमियम का प्रॉफिट होता है वो शेयर फॉर फीचर में नहीं जाता। तीनों तीन छः, कॉस इन एरियर आपका 6 रुपये हो गया, कॉस इन एरियर 6 रुपये। आपको जो प्रॉफिट है यहाँ पर ध्यान से देखिए, तीनों तीन 6 रुपये है, तो बच्चे क्या करते हैं 6 रुपये ट्रांसफर कर देते हैं। बट आपको मैंने अभी बोला कि 2 रुपये का प्रॉफिट इसमें प्रीमियम का है। तो जो प्रीमियम का प्रॉफिट है वो आपका फॉर फीचर में नहीं जाता, सिर्फ 4 रुपये का प्रॉफिट आपका शेयर फॉर फीचर में जाएगा। अगर आप चेक भी करना चाहें तो एंट्री बैलेंस नहीं होगी। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस पे कंफर्म है और कोस इन एरियर पे कंफर्म है, तो आप माइनस करके 4 रुपये निकाल लें। तो इस तरीके से अगर प्रीमियम मिल चुका है तो वो शेयर फॉर फीचर में कभी भी नहीं आएगा। रीइशू की एंट्री सेम एज जो पहले की थी वैसे ही होगी, और कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी वैसे ही होगी कि फॉर फीचर के प्रॉफिट को टोटल फॉरफिटेड शेयर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई रीइशूड शेयर करेंगे। अगर प्रीमियम नहीं मिला तो क्या ट्रीटमेंट होगी। 10 का शेयर 12 में बेचा है हमने। सर ये कॉपी पेन लेके ही करें, नहीं तो आपको बातें आधी ही समझ में आएंगी। 2, ये कट, ये कट और ये कट। तो मालिक तो अपने पूरे 10 से बना दिया है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10 रुपये से। अब आप देखिए ध्यान से कि 2 रुपये का प्रीमियम है जो आपको नहीं मिला है। तो प्रीमियम नहीं मिला बट आपने इसे ड्यू के टाइम पे क्रेडिट किया हुआ था, तो आपको यहाँ 2 रुपये से डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने इनकम बना रखी है जो मिली आपको नहीं है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो। प्लस कॉस्ट इन एरियर रुपीज देखेंगे तो 3 रुपये की किस्त ये नहीं मिली, 3 ये और 3 ने 9 रुपये आपको नहीं मिले। तो इसकी एंट्री देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट 10 रुपये से, फेस वैल्यू से ही मालिक बनता है। एसपीआर आपको नहीं मिला है और ना मिलेगा, जो कि 2 रुपये है। एंड टू कॉस्ट इन एरियर आपका है 9 रुपये। प्लस आपको सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिली है जो आपके लिए प्रॉफिट है। तो शेयर फॉर फीचर में जो ट्रांसफर होगा वो होगा आपका 3 रुपये। इस तरीके से 12 डेबिट का टोटल है और 12 ही क्रेडिट का टोटल है। तो इसकी समरी सिंपल सी है। अगर आपने एट पार पे इशू किया था, फॉर फीचर करना है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी एसपीआर की प्रॉब्लम भी नहीं है। और आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल रिजर्व में सिर्फ उतने शेयर का पैसा ट्रांसफर करना है जितने शेयर आपने रीइशू किए हैं। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा टोटल फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन में टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू री इशूड शेयर्स। और प्रीमियम के टाइम पे बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, अगर प्रीमियम मिल चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम फॉर फीचर के टाइम पे नहीं दिखाएंगे। अगर प्रीमियम नहीं मिला है देन उसको डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वो क्रेडिट हो रखा है और मिलेगा भी नहीं, इसलिए हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए एक ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को छोड़ के। प्लस मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करता हूँ, और उसको भी आपने रिटर्न में सॉल्व करने प्लस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद। और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं अगर आपके नोट्स हैं तो उसको आप देख सकते हैं, नहीं तो बुक्स में नोट्स दिए हुए हैं। इस वीडियो के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को आप ओपन करें, एक बार रीड करें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी।